ने शेयर मार्केट में उसने हाई रेट पे बेच दिया। अब वो उसने पैसा कमा, फिर आरबीआई कहती नहीं नहीं, आरबीआई लॉकअप सिस्टम लेके आती है, मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे फ्रीज हो जाएंगे। ये क्या फ्रीज आरबीआई है? लाइक, हाँ। क्या फ्रीज है? आप जैसे आपने आईपीओ खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए का आईपीओ खरीदा, तो सौ ऐसे रुपए नहीं आप होता तुमको। होता नहीं नहीं। तुमको क्या है, अभी पता नहीं है। अरे सच में। अरे तुमको ऐसा नहीं होता है आईपीओ में, बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले अच्छे खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुमको अरे समझाते मुझे हैं। नहीं जानना यार। जैसे तुम टेंशन मत लो, हम लोग शेयर मार्केट में 5 लाख रुपए निगेटिव है। कितने? कितने? जहाँ मुझे अमन स्टोरी का फीचर लापिनो वाला, अमन स्टोरी का 91 में मिल जाएगा। अरे यार, अब आप खा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो शांत
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके 2 मिनट से स्टार्ट करता हूँ, सब जुड़ जाए। चलो आज सीपीएम पर्ट और ये सब थोड़ा उस बुक का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से अगर आ सकता है तो आ जाए, कौन कौन सा आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले लिखा हुआ है आपको कि साइज ऑफ पावर सोवेल इज रेफर्ड इन। ठीक है, कि साइज ऑफ पावर सोवेल इससे हम लोग रेफर करते हैं। सबसे पहले जो पावर सोवेल है वो क्या है, एक तरह का टूल है। वो किसके किस में काम आता है? इट इज यूज फॉर डिगिंग पर्पस, लिफ्टिंग पर्पस और मूविंग बल्क मटेरियल सच एज जो भी सॉइल, कोल, ग्रेवल, सैंड एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह क्या है, एक तरह का टूल है। वो किस में यूज होता है? डिगिंग में होता है, लिफ्टिंग में होता है और मूविंग बल्किंग मटेरियल में काम होता है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा मूविंग पर्पस के लिए होता है। मतलब ये जो हमारा साइज ऑफ पावर सोवेल है, ठीक है, वो हम लोग विद रिस्पेक्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डीपर के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। और कैपेसिटी जहाँ पे रहता है उसकी यूनिट क्या रहेगी? तो उसकी यूनिट रहेगी क्यूबिक मीटर रहेगी। क्या रहेगी यूनिट? क्यूबिक मीटर रहेगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिगिंग, लिफ्टिंग एंड मूविंग बल्क मटेरियल सच एज सॉइल, कोल, ग्रेवल, सैंड एटसेट्रा इज नोन एज। तो पावर सोवेल बोलेंगे। फिर पावर सोवेल किस पे रेफर करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी ऑफ डिपर्स पे। और इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग? तो क्यूबिक मीटर में करते हैं, मतलब मीटर क्यूब में। तो इसका आंसर हमारी क्या हो जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए अर्थ एक्सकेवेशन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, कौन सा हमारा अर्थ एक्सकेवेशन और लिफ्टिंग इक्विपमेंट नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पावर सोवेल क्या है? तो ये हमारी लिफ्टिंग पर्पस के लिए होती है यूज। ठीक है, बैकसू भी हमारा यूज होता है, ड्रैग लाइन भी हमारा यूज होता है। ठीक है, और हमारा बुलडोजर जो है वो हमारा क्या रहता है? इट इज यूज टू पुश लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस सॉइल। ये हमारा कोई भी अर्थ एक्सकेवेशन इक्विपमेंट नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बुलडोजर इज ए नॉट ए अर्थ एक्सकेवेशन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ये तो आपको पता ही है। ग्रेडर का काम क्या होता है? ग्रेडर का काम क्या होता है? फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिमिंग पर्पस के लिए। यस या नो? यस यस या सर। नो? तो ये ग्रेडर हमारा क्या काम होता है? फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिमिंग पर्पस के लिए। ठीक है, ग्रेडर्स आर कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन फॉर फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिमिंग वर्क। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर। ठीक है, अंडर वाटर्स में हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज नोन एज कॉल्ड ड्रैग लाइन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग लाइन। जो भी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन रहेगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? तो ड्रैग लाइन यूज करते हैं। याद रखेगा, इट इज ए हैवी इक्विपमेंट यूज इन सिविल वर्क फॉर डिगिंग अंडर वाटर। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रैग लाइन। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेलिंग हैमर इज यूज फॉर। स्पेलिंग हैमर हम लोग क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन। जो हम लोग स्टोन्स को शेप में लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो स्पेलिंग हैमर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्पेलिंग हैमर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए?
फॉर ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन, जो रफ रहेगा हमारा उसके लिए हम लोग रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पेलिंग हैमर यूज करते हैं। तो याद रखिएगा रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग स्पेलिंग हैमर यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, ये सब है भी नहीं और आएगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉमन सेंस है, लिखा हुआ है ट्रैक्टिव कोफिशिएंट ऑफ क्रॉलर ट्रक इज लूज सॉइल इज। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो ट्रैक्टिव कोफिशिएंट रहेगा हमारे लूज सॉइल में हमारा किसका ज्यादा रहेगा, तो क्रॉलर ट्रक का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रबर टायर ट्रैक्टर। याद रखिएगा ट्रैक्टिव कोफिशिएंट जो रहेगा वो हमारा किसका ज्यादा होगा, तो ये क्रॉलर ट्रक का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रबर टायर ट्रैक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन दैट ऑफ द रबर टायर ट्रैक्टर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसका हमारा ट्रैक्टिव कोफिशिएंट हमारा किसका ज्यादा होगा, तो क्रॉलर ट्रक का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रबर टायर ट्रैक्टर। ठीक है, ये सब भी हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। है, आवाज आ रही है Yes, अब? sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। ठीक है, कहाँ तक थे हम लोग, ये सब देख लिए थे, कौन से क्वेश्चन तक, स्पेलिंग हैमर देख लिए थे हम लोग, यस या नो, Yes, यस या sir. नो? हाँ Yes, sir. ठीक है, 9 ट्रैक्टिव numbers, sir. 9 नंबर से हम लोग बाकी है। ठीक है, अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है, फॉर एक्सकेवेटिंग रॉक मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट इज। फॉर एक्सकेवेटिंग रॉक के लिए जो हमारा मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट होता है उस इक्विपमेंट का नाम है पावर सोवेल। क्या नाम है, पावर सोवेल हमारा है। इट इज यूज फॉर डिगिंग हार्ड रॉक। ठीक है, जो हम लोग माइंस में यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग यह यूज करते हैं, पावर सोवेल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ड्रैग लाइन हमारा कहाँ रहेगा, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रैग लाइन हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, इन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बिडिंग प्रोसेस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईओआई। ईओआई मतलब क्या, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर कोई भी क्लाइंट है और जैसे आपको कोई भी मान लीजिए प्रिंटर लेना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिंटर लेने के लिए क्या करेगी, जो एक्सपर्टाइज कंपनी है, ठीक है, जो एक्सपर्टाइज कंपनी है उसको अपना वो बताएगी कि भाई तुम बताओ कि जो जो हमारा किस किस टाइप का हमारा प्रिंटर रहेगा तो उसका क्या क्या यूज रहेगा, कैसा किसका क्या क्या कंपनी में उसको नॉलेज कैसा है। तो इस सब के लिए हमारा क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालती है। ठीक है, तो एक तरह का ये क्या है, एक तरह का ये इनफॉर्मल ऑफर है। ठीक है, इट इज मेड बाय बायर टू शो द इंटरेस्ट इन द परचेस ऑफ बिजनेस, तो उसे हम लोग बोलते हैं ईओआई। और इसी तरह होता है
जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में आरएफपी मतलब क्या होता है, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। दूसरा होता है हमारा आरएफक्यू मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जैसे कोई भी सामान खरीदना है तो हम क्या करते हैं, कंपनी को क्या बोलते हैं, भाई हमको 3 कोटेशन भेजो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मतलब क्या, हम क्या मांगते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो बिडर है उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसकी डिजाइन दो, ये सब हम लोग किस में मांगते हैं, तो आरएफपी में मांगते हैं। आरएफपी मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है। आरएफक्यू क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। और आरएफआई क्या होता है, 3 प्रोसेस है इसमें, आरएफपी, ठीक है। आरएफपी मतलब मैंने क्या बताया, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है। फिर दूसरा होता है आरएफक्यू मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। कोई भी सामान खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, 3 कोटेशन लेते हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है आरएफआई मतलब क्या है, रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट। फिर तीसरा होता है हमारा ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक तरह का इनफॉर्मल ऑफर होता है। इट इज मेड बाय बायर टू शो द इंटरेस्ट इन द परचेस ऑफ बिजनेस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईओआई बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस या नो। अब देखिए नया टाइप का क्वेश्चन आपको देखा है, सेम पूछा गया है सेम, लेकिन फर्स्ट टाइम देखोगे तो आप लोग थोड़ा दिक्कत रहेगी। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन एन इवेंट एक्टिविटी रिलेशन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय इक्वेशन इतना बाय इतना, ठीक है, वेयर सिग्मा इज ए स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर क्या बोलता है, इफ द वैल्यू ऑफ पेसिमिस्टिक टाइम फॉर ए गिवन रिलेशन इज 10 आवर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम। आपको बोला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो हमारा ये दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा माइनस 4, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर माइनस 4 इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यस या नो, यस या नो, यस या नो। फैक्टराइज करने आता है, यस या नो। तो यहाँ पे सिग्मा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा सिग्मा माइनस 4, यहाँ भी सिग्मा माइनस 4, यहाँ पे -1 लिखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिग्मा -4। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी निकली, एक बार 1 निकली और दूसरी बार कितना निकली, 4 निकली। सिग्मा इज क्या है, सिग्मा यहाँ पे क्या है भाई, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को लिख सकते हैं टीपी माइनस T0/6 लिख सकते हैं, यस या नो, यस या नो। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू क्या निकली, एक बार 1 निकली, एक बार 4 निकली, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है तो सिग्मा की वैल्यू एक बार क्या पुट करोगे आप लोग, चलो 1 पुट करो, तो यहाँ पे 1 है हमारा। हमको क्या निकालना है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो टीपी कितना दिया गया है आपको बेटा, यहाँ पे टीपी कितना है, 10 दिया हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये है और 6 है, तो कितना निकलेगा हमारा यहाँ पे आंसर, कितना निकलेगा, 4 आवर्स निकलेगा, ठीक है। 4 आवर्स हम लोग सिग्मा इक्वल टू 1 में, तो हमारा 4 आवर्स निकल रहा है। अब दूसरा एक बार चेक करना है किसके लिए, तो हमारा एक बार चेक करना है आपको 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे 4 के लिए माइनस में आ जाएगा, यस या नो, यस सर। तो माइनस साइन वाला हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, प्लस साइन वाला कंसीडर करेंगे। एक बार माइनस जो हमने पुट किया, 4 पुट किया तो माइनस साइन आया, 1 पुट किया तो पॉजिटिव साइन। तो आपको कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव साइन वाला लेना है। तो पॉजिटिव साइन हमारा किस में आ रहा है, तो हमारा 4 आवर्स में आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस या नो, यस या नो। तो ऐसे बना लोगे, यस या नो, ठीक है। वही यस नो ने किया है, देखो पहले में क्या, तो यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू आ गई, क्योंकि अपना क्या है टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम किससे रहेगा हमारा, पेसिमिस्टिक टाइम तो ज्यादा रहेगा कम रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम कम रहेगा ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये तो आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए कौन सा करते हैं बेटा, कौन सा, क्या करते हैं, पर्ट पर्ट यूज करते हैं। पर्ट कैसा ओरिएंटेड है, इवेंट या एक्टिविटी, इवेंट इवेंट। ये कौन सा टाइम है, प्रोबेबिलिस्टिक पे डिपेंड होता है कि डिटर्मिनिस्टिक पे, प्रोबेबिलिस्टिक पे। याद है, ये सब याद है ना आप लोग को। फिर हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे,
ठीक है। फिर हमारा RFT मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज RFT? RFT मतलब क्या, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर, या तो रिक्वेस्ट फॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रपोजल। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फॉर टेंडर मतलब क्या है, इट इज ए फॉर्मल इन्विटेशन टू द वेंडर, दैट इज नोन एज कॉल्ड RFT बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, RFT, या तो बोलेंगे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, D is the duration, ES and EF is the earliest start time and finish time, LS and LF as the latest start time and finish time, the following relationship holds। तो क्या होगा बेटा, हम लोग क्या लिखते थे, earliest finish time माइनस earliest start time इक्वल टू ड्यूरेशन लिखते थे बेटा, यही लिखते थे, यस या नो, यस या नो? Yes, sir. या तो कैसे लिखते थे हम लोग, LF माइनस LS इक्वल टू ड्यूरेशन, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इक्वल टू ड्यूरेशन, लिखते थे ना, यही लिखते थे ना हम लोग, यस या नो? तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है बेटा, यहाँ पे EF माइनस ES इक्वल टू D, मतलब D वाला इक्वेशन बनेगा, यस या नो, यस या नो? Yes, sir. और यहाँ पे अगर ये भी दिया जाता है LF माइनस LS इक्वल टू D, तो यहाँ पे कौन सा होता है, कोई इक्वेशन नहीं होता। यहाँ पे मान लीजिए LF देता, यहाँ पे LS देता, तो LF माइनस LS इक्वल टू D, तो ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था। क्लियर है बेटा यहाँ पे, है ना? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, लेटेस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, तो LF इक्वल टू LS प्लस D और EF इक्वल टू ES प्लस D। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डिफिकल्टी है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, कौन सा एनालिटी है, PERT एनालिसिस है, टाइम एस्टिमेट के बारे में बताया गया है, कौन सा कर्व बनेगा? Beta distribution. ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बताया ना, CN बताया था ना, जब कंप्लीटेशन टाइम आएगा तो क्या लिखेंगे, Normal distribution. तो क्लियर है ये। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, किसमें हम लोग रखते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से बनाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, द टेक्निक विच इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, कौन सा होगा बेटा, CPM कौन सा ओरिएंटेड है, CPM. CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड है। CPM में हम लोग कौन सा लेते हैं, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच या प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला है √T - TM का स्क्वायर इनटू n, यस या नो, यस या नो? ठीक है, फिर 19 क्या बोलता है, PERT टेक्निक कंप्लीटेशन ऑफ द एक्टिविटी, कंप्लीटेशन ऑफ द एक्टिविटी मतलब ये खत्म हो जा रहा है, तो ये कौन सा इवेंट होता है, इसे कौन सा बोलते हैं, हेड या टेल? Head. हेड। स्टार्टिंग वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, Tail. स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी दैट इज टेल इवेंट, और कंप्लीटेशन ऑफ द एक्टिविटी दैट इज हेड इवेंट। समझ में आ रहा है, यस या नो? फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, कितना दिया हुआ है, 7, 8 एंड 9 डेज, क्या दिया हुआ है, 7, 8 एंड 9 डेज, ये निकल जाएगा। फिर दूसरा एक्टिविटी बी का कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7.5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। फिर बोला है एक्सपेक्टेड टाइम एक्टिविटी ए का ज्यादा है का बी का ज्यादा है, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को, टी निकालना पड़ेगा, यस या नो, यस या नो? Yes, sir. तो क्या फॉर्मूला है, T0 + 4TM + TP/6, ये किसके लिए निकालोगे, एक बार ए के लिए निकालोगे, दूसरी बार किसके लिए निकालोगे, बी के लिए निकालोगे, उसके बाद चेक करोगे भाई किसका ज्यादा है किसका कम है। जैसे पहले के लिए निकाले तो कितना आया बेटा यहाँ पे, 8 डेज आया, दूसरे के लिए भी निकाले तो कितना आया बेटा यहाँ पे, 8 डेज आया, मतलब दोनों एक्टिविटीज के लिए हमारी क्या आई, सेम आई, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेक्टेड ऑफ टाइम ऑफ द बोथ एक्टिविटी ए एंड बी विल बी सेम, बन जाएगा, यस या नो, यस या नो? Yes. ओके, 21 क्या दिया हो बेटा यहाँ पे, टाइम बाय विच पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिले, डिले आ गया विदाउट अफेक्टिंग, तो क्या आएगा, कौन सा फ्लोट आएगा, विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी, मतलब मिनिमम अवेलेबल टाइम वाला। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? टोटल फ्लोट तो आपको पता ही है, यस या नो? टोटल फ्लोट किसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं टोटल फ्लोट, बनाते थे सॉल्व करते थे ना, TL - T, यस या नो, यस या नो? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फॉलोइंग इज ए नॉट ए PERT इवेंट, नॉट ए PERT इवेंट क्या क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नॉट ए PERT इवेंट, तो क्या लिखा हुआ है, साइट इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, ये तो PERT है ना बेटा, मैं बोलूंगा जो काम सेशन वर्क कंप्लीटेड,
ये भी है हमारा, बस स्टार्टेड फ्रॉम द लखनऊ, क्लास इज बीइंग अटेंडेड, ठीक है, क्लास बीइंग अटेंडेड इज ए रिपीटेड टाइप ऑफ वर्क, तो ये हमारा किस में आएगा, तो सीपीएम आएगा, इट इज नॉट ए पर्ट इवेंट। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। फिर ये क्वेश्चन तो आपको आता ही है 23 वाला, ये सब तो बना ही लोगे, यस या नो, यस या नो। Yes, sir. फिर 24 पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इन पार्ट एनालिसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम कितना रहेगा हमारा, कितने परसेंट, 50-50 प्रोबेबिलिटी है, तो क्या होगा हमारा 50-50%। फिर हमारा क्या है, रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग बेटा क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग किसे बोलेंगे, Uniform demand. Okay. हाँ, तो क्या लिखेंगे, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, यस या नो। Yes, sir. फिर ये सब तो आप निकाल लोगे। स्लैक क्या है, स्लैक कौन सा ओरिएंटेड है पार्ट में, इवेंट या फ्लोट, इवेंट या एक्टिविटी, स्लैक हम लोग कौन सा ओरिएंटेड बोलते हैं, इवेंट, फ्लोट हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीएम, सीपीएम मतलब एक्टिविटी ओरिएंटेशन। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग निकाल ही लोगे, टोटल फ्लोट निकालने बोला है, ये हमने जो एक प्रॉब्लम कराया था उसको पूरे अच्छे से करके जाना, बन जाएगा ये सब कि नहीं बन जाएगा, यस या नो। फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा हुआ है, डमी एक्टिविटी क्या करता है हमारा, डज नॉट कंज्यूम, क्या टाइम कंज्यूम करता है, नहीं. मनी कंज्यूम करता है, मटेरियल, तो ऑल ऑफ द अबव, डज नॉट कंज्यूम टाइम मनी मटेरियल। फिर ये भी क्वेश्चन सेम है हमारा, क्या निकालना है, फ्लोट निकालना है, तो एलएफटी माइनस ईएफटी माइनस ड्यूरेशन, तो ये भी निकल जाएगा आपसे। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम, सीपीएम क्या होता है बेटा यहाँ पे, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्लियर है, ये बन जाएगा यस या नो। Yes, sir. फिर क्या लिखा हुआ है, सीपीएम एंड पार्ट एक्टिविटी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, कौन से मैनर में, फिनिश टू स्टार्ट, यस या नो, खत्म हुआ फिर से स्टार्ट हुआ, यस या नो, ठीक है, तो एक्टिविटी हमारा कनेक्टेड होता है फिनिश टू स्टार्ट मैनर में। फिर हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेसिडेंस नेटवर्क एनालिसिस मेथड ऑफ नेटवर्क एनालिसिस बेटर एड्रेस द रियल लाइफ सिचुएशन इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देन सीपीएम, ठीक है। अब देखो पीएनए जो हमारा है वो हमारा क्या कंसिडरेशन करता है, ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको जनरली पूछने वाले नहीं है, ये सब क्या है हमारा पीएनए टीएनए, ये सब किस में यूज होता है, तो ये सब आप लोग जो क्या बोलते हैं इसको, जो अपना कौन सा प्रोजेक्ट जो प्राइमेवेरा, प्राइमेवेरा होता है ना, प्राइमेवेरा, प्राइमेवेरा में एक वर्ड आता है पीएनए नेटवर्क, ठीक है, तो पीएनए वर्क हमारा क्या करता है, इट्स अलाउ द ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज, जो भी हमारा एक्टिविटीज ओवरलैप हो रहा है उसको उसमें से हम लोग ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं। प्राइमेवेरा सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारा पीएनए ये सब आता है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में जनरली पूछेंगे नहीं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो याद ही रखना है, ठीक है। फिर बताइए हमारा पार्ट, पार्ट में क्रिटिकल पाथ क्या होता है बेटा, यहाँ पे कौन सा पाथ, लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ, कौन सा Longest. पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है, ये तो बना लोगे कि नहीं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये सब बन जाएगा, यस या नो। Yes. Yes, sir. 5, 10, 21, ये वाला प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0 है, तो चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट इन शेड्यूल टाइम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमारी 0 है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 रहती है, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितनी, ये टेबल ही है, याद रखना है, 0 रहेगी तो कितने परसेंट, 50-50, 1 है तो क्या रहेगा 84.3, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप याद ही रखना, +2 है, वैसे तो हम लोग क्या लिखते थे कि अगर ज्यादा रहा तो प्रोबेबिलिटीज हमारी जो जेड की वैल्यूज है वो पॉजिटिव आती थी, निगेटिव आती थी, 0 आती थी, तो 0 आई तो हम लोग 50-50% प्रोबेबिलिटी थी, अगर निगेटिव आती तो हम बोलते थे क्या कि भाई 50% से कम है, अगर पॉजिटिव आता था वैल्यू क्या बोलते थे, ग्रेटर देन ये है, यही बोलते थे ना, यस या नो। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आपको, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 36, क्या लिखा हुआ है, टाइम बाय विच कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटीज, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कौन से एक्टिविटीज, कौन सा फ्लोट बोलेंगे, फ्री फ्लोट, ठीक है। फिर बार चार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इज ऑल्सो नोन एज Gantt. ठीक है, कितने 19, 10,
फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डमी एक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूरिंग ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट, फिर लिखा है एवेटिंग द अराइवल ऑफ कंक्रीट मटेरियल। मतलब ये तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाइदर कंज्यूम टाइम नाउ रिसोर्सेज, तो इसलिए हम लोग बोले एवेटिंग द अराइवल ऑफ कंक्रीट मटेरियल। तो ये हमारा क्या हो गया कि दिस इज ए डमी एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब डज नॉट कंज्यूम टाइम, डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेस, ठीक है। फिर पढ़िए यहाँ पे लिखा है 39 क्या लिखा हुआ है हमारा, द प्रोसेस फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस आर रिव्यूड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा प्लानिंग बोलेंगे। प्लानिंग मतलब सिंपल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। शेड्यूल मतलब हमने बोल दिया कि ये काम इतने दिन में करना है, ये यहाँ से करना है। फिर जो मैनेज करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रिव्यू हुआ, जो प्लान बनाए थे और एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ कि नहीं हुआ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, कंट्रोलिंग बोलेंगे। क्लियर है बेटा इसमें, यस या नो? यस ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ सिक्योरिंग द रिस्क जनरली अडॉप्टेड बाय द बैंक बिफोर द गिविंग लोन टू द कंस्ट्रक्शन फॉर्म। ठीक है, कौन सा हमारा, तो लीज। लीज हम लोग क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, एक पार्टी को एग्री कर देते हैं रेंट प्रॉपर्टीज के लिए ओन्ड बाय अनदर प्रॉपर्टीज। और गारंटी लीज मतलब क्या, एक हमने बोल दिया कि भाई ये बिल्डिंग का है, आप इतने दिन के लिए आपको इतना पेमेंट हमको देना है और इतने दिन के लिए आपको मैंने दिया, तो दैट इज नोन एज कॉल्ड लीज। वो कोई गारंटी के तौर पे नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर हमारा देखिए क्या लिखा है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एक्टिविटी। क्या होगा भाई, साइट लोकेटेड क्या हुआ, साइट लोकेटेड कौन सा हुआ, इवेंट हुआ, एक्टिविटी हुआ, इवेंट। इवेंट तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए यहाँ पे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये सब तो आप बना लेंगे। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, लेस द अर्लीस्ट टाइम क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, ये सब आपको पता है। ये सब तो निकाल लोगे ना। 43 स्लैक टाइम कैसे निकालोगे, TL माइनस टी निकल जाएगा, यस या नो, निकल जाएगा ये सब, यस ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो चीज निकाला था यहाँ पे, 5% और 10%। 5% कब लिखते हैं बेटा यहाँ पे 44 में, 44 में 5% और 10% कब लिखते थे, गवर्नमेंट अप्रूवल रहता तो क्या लिखते थे, क्या लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में हमारा 10 लिखते थे, अदरवाइज हम लोग 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही दिया हुआ है 5, तो 5 ही लिखना है। फिर 45 देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट फॉर एग्रीमेंट टू बी साइंड फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कि कौन सा काम मिला है, फिर जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, उसकी ड्राइंग, फिर प्राइस बिल ऑफ द क्वांटिटी। सभी चीज हम लोग देखेंगे एग्रीमेंट में, ठीक है, ये 6 चीज, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर। कौन कौन सा फैक्टर कंसिडर करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के बारे में तो देखना ही पड़ेगा, यस या नो, यस या नो। लोकेशन ऑफ साइट्स के बारे में, लोकेशन ऑफ साइट्स के बारे में, यस या नो। यस सर लोकेशन एंड एबिलिटी ऑफ लेबर, तो चारों चीज देखना पड़ेगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीट लेबर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कितना देते हैं हम लोग, लेबर कॉस्ट कितना होता है बेटा हमारा, कितने परसेंट लेबर कॉस्ट, 25 to 30। 25 to 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 48, if the worker dies while working on site under which of the following laws the compensation is payable। कौन सा एक्ट होता है, उस एक्ट का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। कौन सा एक्ट है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बोलते हैं। उसके हिसाब से हम उसमें पैसा देता है। पहले अमेंडेड 1923 में हुआ था और लास्ट अमेंडेड हमारा 1976 में हुआ,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन केस ऑफ यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्टर कोट्स हायर रेट फॉर सम आइटम्स एंड लोअर रेट फॉर अदर आइटम्स, उस टेंडर को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस टेंडर। क्या बोलते हैं उसे? अनबैलेंस टेंडर बोलते हैं। बैलेंस टेंडर मतलब क्या? दोनों हमारा बैलेंस होना चाहिए, जितना है उसके अंदर में ही, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस टेंडर बोलते हैं। क्लियर है? एक का रेट हमारा हायर कोट किया है, दूसरे का हमारा लोअर कोट किया है, तो उस कोट को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस टेंडर बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इन ए सिविल इंजीनियरिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर क्यों रखते हैं हम लोग? क्यों रखते हैं? टू अवॉइड लीगल फॉर्मेलिटी, डिले, एक्सपेंसेस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आर्बिट्रेटर रखते हैं। अब देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको सोचना है वहां पे। मेन पर्पस ऑफ फ्रेमिंग द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा भाई? विदाउट ऐसे देख के बताइए, कॉन्ट्रैक्ट क्यों रखते हैं? क्या लिखा हुआ है? टू मेक वर्क स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग। फिर दूसरा पढ़िए, टू अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज, टू मेक द कॉन्ट्रैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम, टू मेक द ओनर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम। क्यों रखते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट जो कंडीशन सब है, क्यों रखते हैं भाई? टू अवॉइड द डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज, पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो बोलेगा भाई ये काम तुम लोग को नहीं बोला था, नहीं ये काम तो आपको बोला था। इसके लिए हम लोग जो भी हमारा कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सब रखते हैं। तो टू अवॉइड द डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टीज, ये हमारा मेन पर्पस होता है फ्रेमिंग द। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? अमाउंट विच इज पेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ऑफ टेंडर, उसे क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा मनी? कौन सा? अर्नेस्ट मनी। कितने परसेंट रखते हैं बेटा अर्नेस्ट मनी? 2 से 3% ऑफ। फिर 5% हम लोग क्या रखते हैं? कौन सा मनी? एक बार टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे कौन सा? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं। ठीक है, फिर 54 पढ़िए, दिमाग लगाइए। एट द ओपनिंग ऑफ टेंडर इज इनवाइटेड फॉर द पब्लिक वर्क बाय द पब्लिक बॉडी, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट अलाउड टू रिमेन प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा होता है कि प्रेजेंट नहीं रहने देते हैं, यस या नो? क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइटेड करते हैं कि आप प्रेजेंट रहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 55 में लिखा है, इन केस ऑफ बिग प्रोजेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटेंट अबाउट 1 से 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट। तो उसे कौन सा एस्टिमेट बोलते हैं? 1 से 2, 1.5 से 2% में कौन सा कॉस्ट बोलते हैं इसे? कौन सा बोलेंगे? वर्क चार्ज बोलेंगे। रिवाइज कितने होंगे? 5 या 10। सप्लीमेंट्री का कितना होता है बेटा? जब हमारा कॉस्ट बढ़ जाती है तो हम लोग सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल एस्टिमेट क्या है? 1 साल में बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट कॉस्ट। वो जो मैंने चारों लिखवाया हूँ जो कॉस्ट का, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर क्या बोलता है? फर्स्ट स्टेज फॉर द लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलाना है तो सबसे पहला स्टेज क्या लिखेंगे? पहला क्या पढ़ेंगे? स्टडी, यस या नो? यस या नो? यस सर। ठीक है, 57 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। When a contract is awarded simply by negotiation, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये 58 भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ये सब तो आप लोग बना लोगे ना दोनों मेथड से। एरिया ऑफ वॉल निकालना है, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, यस या नो? निकल जाएगा ना? यस सर। ये निकाल लोगे ना? 60 नंबर देखिए, कौन सा मेथड आपको बोला है? तो डिप्रिसिएशन निकालना है। क्या वैल्यू था हमारा? कौन सी वैल्यू? कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू था ना हमारा, यस या नो? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक्सकेवेटर हैज कॉस्ट ऑफ 25 लाख विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल। इट हैज 5 लाख हैज सैल्वेज वैल्यू एंड द बुक वैल्यू ऑफ एक्सकेवेटर एट द एंड ऑफ 2 years बाय यूजिंग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा 25 लाख माइनस कितना? 25 लाख माइनस कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 5 लाख डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद डिक्लेनेशन निकाल लेंगे, जो वैल्यू आया है कितना हमारा, इतना डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो कितना परसेंट डिप्रिसिएशन हो रहा है? 8%। तो बोलता है 2 साल में कितना होगा?
तो 2 इंटू 8 कितने परसेंट, कितने, 16%। तो ये सब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, सिंपली आपको जो सेल्वेज वैल्यूज हैं, स्क्रैप वैल्यूज हैं, सिंकिंग फंड मेथड है, छोटे छोटे आपको पूछे जाएंगे, इतने बड़े मेथड नहीं पूछेंगे। यहाँ पे फिर इतना जाना, 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ, ये सब पूछेंगे नहीं। ये तो आपको पता ही है, लीड एंड लिफ्ट का ये पूछेंगे इस बार, 61 आएगा क्वेश्चन। लीड एंड लिफ्ट का पता है ना, यस या नो? Yes, यस या नो? sir. ये सब भी आपको पूछेंगे नहीं, ये सब तो पता है ना। व्हाट इज द मिनिमम यस सर वो लीड में 30 आता है या 50 आता है? 50 हमारा जब आपको लिखा रहेगा ISI, 50 कब लिखते हैं, जब लिखेंगे ISI स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जब बोलता है तो 50, अदरवाइज 30। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, लीड एंड लिफ्ट बेसिस विच ऑफ द पेमेंट इज अकॉर्डिंग टू CPWD लिख दिया है। CPWD मतलब ISI मार्क, ISI मार्क में यहाँ पे 50 एंड 1.5। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखता तो लिखते 30 एंड 1.5। ओके क्लियर है, क्लियर है? ओके। फिर मिनिमम लेवल डिस्टेंस बिटवीन टेरेस एंड ओवरहेड टैंक का कितना होता है, तो 600 mm, याद रखिएगा कितना, तो 600 mm। फिर ये सब यूनिट जितना मैं लिखवाया हूं सबका याद है ना। ग्लास पैनल का क्या होता है यूनिट, ग्लास पैनल का जो भी बोले, ग्लास पैनल्स ये सब किस में रहेगा हमारा, स्क्वायर मीटर में। अगर मैं बोलूंगा फिक्सिंग, फिक्सिंग किस में आता है, तो नंबर्स में, याद रखिएगा, लिखेंगे फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल्स, लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ ग्लास पैनल्स इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर एंड फिक्सिंग और क्लीनिंग द ग्लास पैनल आर मेजर्ड इन नंबर। उसको किस में मेजर करते हैं, तो नंबर में मेजर्ड करते हैं। क्लियर है बेटा, बन जाएगा यस या नो? Yes, sir. ठीक है। और हमने प्लास्टरिंग का न्यूमेरिकल भी कराया था, 2-3 न्यूमेरिकल कराया था, यस या नो, याद है ये सब? प्लास्टरिंग वाला मैंने 2 न्यूमेरिकल कराया था, बना लोगे ना ये सब, आएगा तो? यस सर। फिर 67 क्या लिखा हुआ है, इज ए सिंकिंग फंड सिमिलर टू इमरजेंसी फंड? बिल्कुल नहीं, सिंकिंग फंड इज नॉट ए सिमिलर टू इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है कि साइज ऑफ वॉश बेसिन कितना होता है। तो अगर देखिएगा जो फ्लैट बैक है तो सिंगल ट्रैप के लिए इतना, डबल ट्रैक के लिए इतना, अगर एंगल में हिसाब से है तो 400 बाय 400। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ये सब क्वेश्चंस कोई क्वेश्चन नहीं है। ग्राउटिंग का क्या होगा भाई, ग्राउटिंग किस में मेजर करते हैं, ग्राउटिंग वर्क Meter. मीटर में। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ SOR। तो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, PWD मेंटेन प्रिंटेड शेड्यूल ऑफ रेट बुक फॉर वेरियस आइटम, बिल्कुल सही जवाब है, यस या नो। फिर दूसरा है यूजुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अप टू 8 किलोमीटर इज इंक्लूडेड इन रेट। याद रखिएगा, जो यूजुअली हम लोग जो रेट डिसाइड करते हैं, इट इज यूजुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अप टू 8 किलोमीटर तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और कितने साल में चेंज हो जाता है ये, पहले कितने साल में होता है, 3 साल में, अब तो 1 साल में भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब तो 1 साल में भी वो, जैसे IIT का कोई प्रोजेक्ट रहता है तो 1 साल में चेंज। ठीक है, अब ये देखिए 75 क्या लिखा हुआ है, डिले इन कंप्लीटेशन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विल इंक्रीज। क्या बढ़ जाएगा, कंप्लीटेशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। कंप्लीटेशन टाइम हमारा डिले हो रहा है प्रोजेक्ट का, तो कौन सा कॉस्ट घटे, बढ़ेगा, इनडायरेक्ट ना, जो आउटेज लॉस होगा, पेनल्टी होगा, रेंट होगा, ये सब। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ लिखेगा डिले इन कंप्लीटेशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट विल इंक्रीज इनडायरेक्ट कॉस्ट whereas direct cost and labor cost decreases with delay in project completion time। ये सब तो आपको आता ही है। 76 क्वांटिटी वाला एक क्वेश्चन इस बार आने वाला है, क्वांटिटी वाला जो भी आपको बोलेगा, मीटर स्क्वायर, मीटर, यूनिट, नंबर, DPC का मीटर स्क्वायर, ये सब आने वाला। एक टर्न आउट वाला क्वेश्चन आएगा, टर्न आउट मतलब लेबर वाला, कितना वर्क करता है, कितना, वो सब आपको याद रखना है।
ठीक है, पढ़िए क्या लिखा, वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम इज नोन एज, उसे क्या एग्जैक्ट बोल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एस्टिमेट, यस या नो, यस सर। यस या नो। वैल्यूएशन किसको बोलते हैं हम लोग, फेयर प्राइस, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यूएशन, ठीक है। अब देखो ये सब क्वेश्चन क्या लिखा है, फेल्योर रेट ऑफ मशीन हैज बीन स्टेबलाइज्ड एज 25 फेल्योर ड्यूरिंग एवरी 1000 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, तो मीन कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 25, यस या नो, तो 40 आवर्स में फेल्योर होता है, यस या नो, यस या नो। Yes, sir. फिर 78 टेक्निक फॉर फाइंडिंग ए फेयर प्राइस, फेयर प्राइस को क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन। स्क्रैप वैल्यू सब तो पता है ना, स्क्रैप वैल्यू, यस या नो। डिसमेंटल मटेरियल, यहाँ पे खाली डिसमेंटल मटेरियल लिख दिया हुआ है, तो स्क्रैप भी हो सकता है, सैल्वेज भी हो सकता है, यस या नो। आफ्टर बेटिंग डिसमेंटल बोलेंगे, बिफोर डिसमेंटल बोलेंगे, तभी आप बता सकते हैं स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ये सब याद है कि नहीं याद है, यस या नो। यस सर। तो वो सब याद रखिएगा, ठीक है। फिर सेंटर लाइन मेथड इज एस्टिमेटिंग इन यूज फॉर कौन सी बिल्डिंग, सेंटर लाइन हम लोग किस में यूज करते हैं, सभी तरह की बिल्डिंग, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सभी तरह में सेंटर लाइन मेथड यूज करेंगे। और ये सब आया हमारा, टीपीसी का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेड टर्नआउट हमारा बोला जाएगा, सीमेंट कंक्रीट है, हाँ भैया, आ जाइए, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, ये सब तो आपको पता ही है, डिफरेंस एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर बोला है आइटम फॉर ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन, ब्रिक स्ट्रक्चर मीटर स्क्वायर किस में यूज करते हैं, ब्रोकन ग्लास कॉपिंग में, कि ब्रिक वर्क में, कि रेनफोर्स ब्रिक में या ब्रिक एजिंग में, किसमें करते हैं, दिमाग लगाइए, मीटर स्क्वायर किसमें करेंगे हम लोग, किसमें करेंगे, रेनफोर्स ब्रिक किसमें करते हैं, क्लियर है, Cubic meter. क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग, ठीक है, बुकिंग का डायमेंशन क्या होता है, मतलब वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट। मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट कौन सा एस्टिमेट होता है, डिटेल, यस या नो, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर शटर ऑफ डोर्स, शटर ऑफ डोर्स ऑफ विंडो सब किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर, यस या नो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, बना लोगे, यस या नो। अब लाइफ sir. ऑफ टी कूड का लाइफ कितना होता है, 40 से 50 साल, कितना है, 40 से 50 साल, ठीक है, 40 से 50 साल यूज होता है। नॉर्मल इंटरवल ऑफ लिफ्ट कितना होगा बेटा, लिफ्ट में कितना 1.5, और लेड में कितना 30 मीटर और 50 मीटर, 50 मीटर कब, जब ISI बोलेगा। ये डिडक्शन वाला जो भी प्लास्टरिंग का डिडक्शन है, सब वो डिडक्शन वाला जितना मैंने लिखवाया हूँ सब आपको याद होना चाहिए, डिडक्शन से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 91, क्या लिखा हुआ है कि इन रेट एनालिसिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडियन WCB 550 mm इन साइज, उसमें हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो नंबर में मेजर करते हैं। रेलिंग हाइट, रेलिंग किसमें मेजर करते हैं, तो मीटर में, रेलिंग हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो मीटर में, ठीक है। ये सब आपको आ जाएगा कि प्लास्टरिंग का कितना सीमेंट बैग निकालने के लिए, ये सब निकाल लोगे ना, यस या नो, यस या नो। यस सर। अब 94 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ वर्क एनी आइटम इन स्किल लेबर, इसे हम लोग कौन सा वर्क बोलते हैं, टास्क वर्क बोलते हैं, यस या नो। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, यस या नो।
अब स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो इससे आप लोग निकाल लेंगे इनिशियल कॉस्ट कितना है, डिप्रेशिएशन निकाल लेंगे, फिर आपको ईयरली डिप्रेशिएशन निकाल लेंगे। क्लियर है? इसमें क्या क्या आप लोग पढ़ोगे, जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सब आप लोग पूरा एक बार देख लेना, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये सब? यस या नो? Yes, sir. देखिए अभी मैं आपको, देखिए मैं अपना ये बुक है, एक बुक है अपना, क्या कहते हैं वो, मैं आपको बता देता हूँ। ये कब खरीदना है, अभी नहीं खरीदना है, ठीक है, इसका मैं बता दूंगा कब खरीदना है। अभी इस पे आप लोग अभी फोकस करो 3 दिन, जो ये मैंने भेजा हूँ ना, एफएम का भेजा हूँ, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का भेजा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, कल जो हमारा पेपर, जो 28 तारीख को पेपर है, उसमें सेम टू सेम, मतलब वर्ड भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम फोकस कीजिएगा। मैंने 5 सब्जेक्ट का नाम बताया हूँ आपको, एफएम, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन, फिर हमारा स्टील, फिर अपना क्या कहते हैं जियोटेक, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें, ठीक है। आपके ऐप में भी ये सीपीएम पर्ड भी मैं आपके भी ग्रुप में भेज देता हूँ, एक बार आप लोग नजर रख लीजिएगा। कल आपका सर पढ़ाने वाले हैं एफएम और हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का सर आपका लेने वाले हैं। अगर सर को टाइम नहीं मिलता है तो मैं आरसीसी का एक बार डिस्कस कर लूंगा, और एफएम का भी थोड़ा पीछे का जो क्वेश्चन सब आता है ना, वो भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। क्लियर है? okay, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा कि नहीं पढ़ना है। थोड़ा आपको देखिए 100 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन हैं, देखने में क्या है, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, बस याद रहेगा थोड़ा बहुत, तो आपको आसानी रहेंगे क्वेश्चन टिक मारने में, ठीक है। Yes, कल sir. मैंने जो पढ़ाया था सब याद हो गया है आप लोग को, ऐसे वाले जितने हैं, यस या नो? ठीक है, ओके। तो इसका भी मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, सर ओके। सॉइल का लेक्चर है कल। कल सॉइल का लेक्चर नहीं है, कल क्या कहते हैं विस्मय सर आपको एफएम और हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वाले लेक्चर लेंगे, जो ये मतलब जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, sir. फाउंडेशन का भी करवा दीजिएगा ना? फाउंडेशन का मैंने एक पीडीएफ भेजा था ना आपको, उसमें सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन दोनों होगा, तो अपने उसमें अपलोड भी होंगे। तो कल अगर सर नहीं लेते हैं तो मैं आरसीसी और थोड़ा एफएम का जो पीछे न्यूमेरिकल आता है ना कि लोड फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर ये पीक फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो सब थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अभी 2-3 दिन है तो आप लोग पढ़ के रखिए, खाली मैं एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको दिमाग तो रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ है, तो डायरेक्ट टिक लगेगा, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।